बस कुछ ही दिन बचे हैं और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन को एक करने वाले नीतीश कुमार तो पहले ही इंडिया ब्लॉक से अलग हो गए हैं और अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होगा, सीट बंटवारा होगा, या उसमें जितने भी सहयोगी दल हैं बगावती रुख अपनाएंगे? तो सीधा सा मतलब है कि विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वह एनडीए की विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। लेकिन ताज़ा माहौल ऐसा बन रहा है कि इस दीवार के हर ईंट छिटक कर तितर बितर हुई जा रही है। बल्कि इस दीवार की सबसे प्रमुख ईंट नीतीश कुमार तो इतनी दूर छिटके हैं कि एनडीए ने उनसे मिलाकर खुद का किला और मजबूत कर लिया है। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। इंडिया गठबंधन, विपक्षी एकता और इंडिया अलायंस, ये तीनों नाम उस एक कवायद के हैं जो बीते साल से विपक्ष के सभी नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के नाम पर की जा रही है। इस कोशिश में लाभ बहानी, हार जीत, कुर्सी, सत्ता, शासन सब कुछ है, बस वही नहीं दिख रही है जिसकी जरूरत है, वह एकता। कुल मिलाकर हाल ऐसा हो चला है कि विपक्ष में जितने नेता हैं सभी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सबके अलग अलग सुर हैं। एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद, लेकिन विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वह एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। लेकिन ताज़ा माहौल ऐसा बन रहा है कि वह दीवार की हर ईंट छिटक कर तितर बितर हुई जा रही है। बल्कि इस दीवार के सबसे प्रमुख ईंट नीतीश कुमार तो इतने दूर छिटके हैं कि एनडीए ने उनसे मिलाकर खुद का किला और मजबूत कर लिया है। विपक्षी एकता की बात इसलिए मौजूद है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने को अभी हफ्ता भी नहीं बीता है कि पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के लिए तार सप्तक में विरोध स्वर सुनाई देने लगे हैं। ये सुर कहीं और से नहीं बल्कि ममता बनर्जी के गले से निकल रहे हैं। पहले एक नज़र ममता बनर्जी के बयान पर देख लेते हैं। ममता बनर्जी शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में थी। यहाँ राहुल गांधी के बीड़ी कामगारों के साथ की मुलाकात उन्हें निशाना साधा और कहा कि आजकल फोटोशूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए अब वे बीड़ी कामगारों के यहाँ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले जहाँ जहाँ जीतती थी अब वहाँ भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। मुझे प्रशासन से इसके बारे में पता चला। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते, आप राजस्थान में भी चुनाव नहीं जीते। हिम्मत है इलाहाबाद में आकर जीत कर दिखाओ, वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। ये सारी बात उस पार्टी और उस शख्सियत की ओर से सीधे तौर पर जनसभा में कही गई है जो कांग्रेस के महत्वाकांक्षी गठबंधन में अहम हिस्सा है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में वो अहम पद रखती है कि राहुल गांधी उनसे मशविरा किए बगैर कोई फैसला लेने से बचते रहे हैं। नीतीश कुमार के मामले में ये बात हाल ही में उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक यदि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना था तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि ममता बनर्जी से बात करके बताते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए में चले गए। कहने का मतलब ये है कि जिस विपक्षी एकता को साथ कर 2024 में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा के चुनाव रण में एनडीए के सामने उतारने की तैयारी 1 साल से चल रही है, वही विपक्षी एकता सजती हुई दिन नहीं दिख रही है। कभी शरद पवार पार्टी लाइन से अलग चलते दिखते हैं तो और कांग्रेस की परेशानी पर बल पड़ने लगता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शर्तें से एकता का झंडा झुकने लगता है। मध्य प्रदेश चुनाव में तो अखिलेश यादव ने भी तेवर दिखा दिए थे और नीतीश कुमार जो इस गठबंधन वाली योजना का प्लान लेकर सबसे पहले आगे चले थे, रूठते रिसियाते खुद ही इससे अलग हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का संग्राम बस सामने ही है। चुनाव आयोग भी तैयारी करने लगा है। बीजेपी अपने कई मास्टर स्ट्रोक को चुनावी उपलब्धियों के तौर पर भुनाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन इंडिया अलायंस वाली विपक्षी एकता की दीवार में बार बार आ रही दरार बड़े राजनीतिक नुकसान की वजह बन सकती है। ये दरार कभी एनसीपी चीफ शरद पवार के तौर पर दिखती रही है, कभी कभी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के तौर पर, तो कभी अखिलेश भी इस भूमिका में नजर आते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है इसके सहयोगी कैसे असंतुष्ट नजर आते रहे हैं और क्यों? इस सवाल का एक जवाब हो सकता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। विपक्षी एकता की जब बात चल रही थी तो सबसे पहला सवाल उठा कि इसमें अगुवा कौन होगा। इस सवाल के जवाब के तौर पर जब वरिष्ठ नेताओं में अग्रणी शरद पवार की ओर देखा गया तो पहले ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हमेशा पार्टी और गठबंधन का लाइन लीक से अलग हटकर चलते दिखाई दिए। साल 2023 में उन्होंने खुद को हर उस पैटर्न से किनारे कर लिया जिस पर चलकर कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने के सपने देख रही थी और बीजेपी पर भारी पड़ने के मंसूबे पाली थी। पीएम मोदी की डिग्री मामले में शरद पवार ने खुद को अलग किया। अडानी मामले में जांच समिति बनाए जाने को लेकर उनका रुख अलग था। उन्होंने कांग्रेस को सावरकर मामलों में भी गुगली दे दी और महाविकास आघाड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं इसके बारे में अभी से कुछ बोला नहीं जा सकता। हालांकि इसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए।
जिसमें एनसीपी दो फार हो गई और अजित पवार गुट राज की सत्ता के साथ ही जा मिला। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार के पास पहले जैसी पावर तो अब नहीं दिखती है, लेकिन सबसे पहले उनकी पहली महत्वाकांक्षा रही कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बने और लीडर की भूमिका में सामने आए। लेकिन अगर कांग्रेस के रहते यह मानसा पूरी होती नहीं दिखती है। यही स्थिति 1999 में भी थी। लिहाजा शरद पवार उस समय हर खास मौके पर अलग से चलते दिखे जब उन्हें गठबंधन के समर्थन में खुल कर रहना था। खैर, अभी बीते कुछ दिनों से उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है और वह अभी गठबंधन में शामिल है। लेकिन कब तक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के विपक्षी गठबंधन से जुड़ने की बातें करें तो आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। लेकिन कुछ महीने पहले के इतिहास को देखें तो उनकी भी स्थिति सवालिया निशान वाली रही है कि वह किस हद तक पार्टी के साथ देंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस विरोध के साथ हुआ है। इसके अलावा दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की राजनीतिक रार किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जिस शराब घोटाले की जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंची थी वह मामला कांग्रेस का उठाया हुआ था, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। जब सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कॉल किया था। लेकिन कर्नाटक विजय के बाद सीएम केजरीवाल उस लिस्ट में शामिल थे जिन्हें सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था। इसे लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बुलाता है और कोई नहीं। जब विपक्षी एकता और गठबंधन बनाने की बात चल ही रही थी, ठीक उसी समय केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश विधेयक लेकर आई थी। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की बात आई तो केजरीवाल की ओर से कांग्रेस के सामने शर्त रख दी गई थी। 23 जून को पटना में हुई राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया था। इसमें पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है और ये घोषणा नहीं करती है कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए समान विचारधारा वाले दलों के भविष्य में होने वाली बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा ले रही है। इसके बाद जब विपक्षी एकता को लेकर पहले पटना और उसके बाद मुंबई अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली अध्यादेश विधेयक के विरोध में साथ देने का वादा किया और उसे निभाया भी। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में शामिल हुए। केजरीवाल इस गठबंधन में शामिल हो तो गए, लेकिन सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आप में खींचतान तो लगातार ही दिखती रही है। अब देखिए कि 2024 में क्या ठीक यही बात अखिलेश यादव के लिए भी फिट बैठती है। वह भी गठबंधन में शामिल है, लेकिन अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान उनके और कांग्रेस के बीच ऐसी तूतू मैमय हुई कि इसे इंडिया गठबंधन के एक और बड़े झटके के तौर पर देखा गया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर जो हमला बोला ही था, उसके अलावा कांग्रेस पर भी जमकर बरसे थे। नवंबर 2023 में तो उन्होंने यह भी कह दिया था कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी बने। आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोल रही है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के पास मौका था कि छोटे दलों को साथ लेकर चले, क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ है, लेकिन पीडीए इस बार उनको जवाब देगा। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषित मुख्यमंत्री के नाम में ही कमल लगा हुआ है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। प्रदेश के नेता इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारे पर ही बोल रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य करती रही है। इन बयानबाजियों के बाद भी अखिलेश अभी तक तो गठबंधन में बने हुए, लेकिन कब तक ये वक्त बताएगा। एक बार फिर ममता की ओर चलते हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, वह पहले भी गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को छोटे बड़े झटके देती रही है। विपक्षी एकता की बात होती है तो पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल का जिक्र किए बिना यह पूरी नहीं हो सकती। सीएम ममता बनर्जी का रुख भी विपक्षी एकता को लेकर पहले हुए बहुत क्लियर नहीं रहा है। उन्होंने कर्नाटक में सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण में अपनी सांसद प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया था, जबकि वह इस कार्यक्रम में आमंत्रित थी। उन्होंने कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाते हुए अपने प्रतिनिधि को कार्यक्रम में भेजने का फैसला किया था। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। इससे पहले सीएम ममता ने कहा था कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है उन्हें लड़ने दीजिए, वह हम उन्हें समर्थन देंगे। इनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने पर कहा था कि वे क्षेत्रों में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे पश्चिम बंगाल में मेरा समर्थन करें। इसके अलावा कई मौके पर टीएमसी और कांग्रेस में दो राह वाली स्थिति नजर आती रही है।